सेफ्टी कमेटी। देखिए 100 यहाँ क्या लिखा है, ये मैंने पहले इसलिए बता दिया था आपको, मोर देन 100% ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, ठीक है। ऑन एजेंट मैनेजर कंस्टिट्यूट सेफ्टी कमेटी फॉर प्रमोटिंग सेफ्टी इन माइन। यहाँ पे देखिए एक चीज बता दे रहा हूं, ये हम लोग खदान में पीएससी करते हैं, ये पीएससी है ही नहीं, ये सेफ्टी कमेटी है। हमारा जो फर्स्ट सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका रिकमेंडेशन था कि खदान के ऊपर ये पिट क्यों है, खदान का जो एरिया है, पहले साफ्ट वाली खदान हुआ करती थी मैक्सिमम, तो साफ्ट को पिट बोलते थे और साफ्ट के आसपास का एरिया को पिट एरिया बोलते थे। जैसे अभी हम लोग बोलते ना टोकन ऑफिस जा रहे हैं, है ना, टोकन ऑफिस का मतलब क्या होता है, खदान के आसपास का क्षेत्र, माइन जा रहा है, तो पिट जा रहा है इसका मतलब होता था कि खदान के आसपास आप जा रहे हैं। तो खदान के आसपास जो है, मतलब यहाँ पर खदान के ऊपर में एक सेफ्टी कमेटी होगी जिसको हम बोलेंगे पिट सेफ्टी कमेटी। ये किसने रिकमेंड किया था, फर्स्ट नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ने, ठीक है, उस समय। पर बाद में जब माइंस रूल 1985 में आया, ये माइंस रूल 85 में नया आया है, ये प्रोविजन जो है आपका 29 पूरा का पूरा ऐड हुआ 85 में। रूल तो पहले का है पर 29 में सिर्फ मेडिकल का छोटा सा था, किंतु 29 में तीनों जुड़े, इसलिए आप देखेंगे 29 का ही चला आ रहा है, ये बीच में घुसा है ये, तो नंबर तो कुछ देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आके इसका नाम रख दिया गया पिट। आप क्या ओपन कास्ट में भी बनाना है सेफ्टी कमेटी, अंडरग्राउंड में भी बनाना है, तब पिट कहां से आएगा, ये पिट तो गायब होगा, पिट तो हम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। साफ्ट का नाम भी होता था इलियट पिट, 36 पिट, 52 पिट, 42 पिट, ये नाम थे। अभी भी बल्लापुर में भी है ना, उसका नाम भी वो पिटी बोलते हैं, जहां साफ्ट माइन है वो पिटी पिट बोलते हैं, सब आज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 100 या उससे ज्यादा, देखिए फिर आ गया आपको, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड के। आगे बढ़ने से पहले मैं एक अपडेट दे देना चाहता हूँ, हमारे माइनिंग गुरुजी ऐप के ऊपर हमने एक कम्बो कोर्स लॉन्च किया है जो SCCL MCL के एग्जाम की तैयारी के लिए है। इसमें पूरा का पूरा सिलेबस को कवर किया गया, इसमें टेक्निकल, इसमें OHS कोड, रेगुलेशन, रूल्स, VT रूल, कैच रूल, पिटेड बाथ रूल, इलेक्ट्रिसिटी रूल एंड बहुत सारा कुछ ऐसा है जो एग्जाम से रिलेटेड है। दूसरा है नॉन टेक्निकल, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स कवर किया गया है। EMT जो देशमुख साहब का है, उसमें वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 तीनों को पढ़ाया गया है। इसमें इन सभी क्लासेस में सबके वीडियो हैं जो ऐप पे लोड है, साथ में टेस्ट भी है, साथ में आपके हर चैप्टर के नोट्स भी है। नेक्स्ट कोर्स हमारा है सुपर टेस्ट सीरीज MCL एंड SCCL एग्जाम की तैयारी के लिए। इसमें जूनियर वुमेन माइनी सतह का प्रिपरेशन के लिए तैयार किया गया स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इसमें 140 से भी ज्यादा टेस्ट है और 5000 से भी ज्यादा MCQ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, ऑप्शन में 100 लिखेगा किंतु इम्प्लॉयड पर्सन लिख देगा, यहाँ पे एक में लिखेगा 100 और मोर ऑर्डिनरी इम्प्लॉयड, एक में लिख देगा पर्सन। अब दोनों आ गए यहाँ पर, 100 दोनों में भाई जी, 100% इम्प्लॉयड या ऑन रोल, कुछ भी लिख सकता है। अब दोनों में 100 है, हम तो कंफ्यूज है ना यहाँ पे। यदि हम 100% श्योर नहीं है, अब हमारा दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, चलो ये वाला है कि ये वाला है, अब हो गया काम खत्म आपका। किस्मत से लग गया इसमें तो ठीक है, और नहीं तो इसमें लग गया तो खेल खत्म। मेरा एक अपना प्रिंसिपल है पढ़ाने के टाइम का कि क्वेश्चन देखते से, पढ़ते से आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अरे पिट सेफ्टी कमेटी का जैसे क्वेश्चन है, कितने आदमी में पिट सेफ्टी कमेटी होगी, आपका दिमाग में खट से आ चाहिए मोर देन 100 ऑर्डिनरी। जहां पॉइंट दिखा 1 2 3 फोर्थ में कहा है, फोर्थ में खट से टिक करो, पढ़ने की जरूरत है नहीं, 3 ऑप्शन आपको।
देख लो एक बार, ऐसा नहीं बोला कि बिल्कुल अंधे जैसे लगा दो, पर क्लियर कट इतना कॉन्फिडेंट आ जाना चाहिए कि मैं उसी में टिक करूंगा, क्योंकि आपको 90 प्लस मार्क्स लाने हैं भाई साहब। मैं टारगेट लेके चल रहा हूं कि मेरी क्लास का हर बच्चा 90 प्लस मार्क्स लेके आएगा, ठीक है। और आपको मेहनत करनी है इसको, टारगेट को अचीव किया, आपका टारगेट है, ये टारगेट मैंने सेट कर दिया है आपके लिए, ठीक है। 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपका टारगेट क्या होगा? 100% आंसर, क्वेश्चन का आंसर, ये बात ध्यान रखिएगा। 90% ऐसे नहीं आएगा, 100% आंसर मतलब 100 क्वेश्चन, और ये भी करेक्ट होना चाहिए। गलती तो होगी, ये तो आप भी समझे, मैं भी समझा, किंतु 100 क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। भगवान का नाम लेके टिक करने वाला क्वेश्चन एक भी नहीं होना चाहिए आपके पास। ऊपर माथे में हाथ लगाया, दोनों छाती में हाथ लगाया, लगा दो या सी लगा दो, चलो। ऐसा बिल्कुल मत करना, ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए। करना तो पड़ेगा ही, नौबत नहीं आना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग में तो और खतरनाक रहता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अंदर में ये चीजें ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बीच में बताते रहूंगा। ये आपका टारगेट है, बार बार याद दिलाऊंगा मैं आपको, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए कि मैं को 100 करना मतलब 100 करना, ठीक है। हमारे जैसे माइंड में हमारा देखो छोटा सा, बीच बीच में कुछ कुछ बोलूंगा मैं, हम लोगों ने यहाँ एकदम 100% कर दिया कि हमारे कैंपस के एरिया में, माइंड के एरिया में, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे, एमपी बिल्डर ने किया, विदाउट क्रैश हेलमेट आप नहीं आ सकते, आ गए आपको फाइन लगेगा, ठीक है। आपके पीछे बैठा हुआ आदमी वो भी हेलमेट पहन, वो भी क्रैश वाला, ऐसा जो मुंह बंद रहता है इसमें, ठीक है ना। 100% कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसका रीजंस भी है। हम लोग खदान में एक्शन नहीं होते हैं, किन्तु रोड पे होते हैं। अभी पिछले साल, अभी अक्टूबर या नवंबर में एक एक्सीडेंट हो गया, हेलमेट पहना, खदान से निकला, रास्ते में जाके क्यों उतार दिया उसने, नहीं मतलब हाथ में फंसा लिया और चला बाइक लेके, जाके एक छोटा ट्रक से हल्का सा डैश हुआ, गिरा, सिर रोड पे लगा, स्पॉट पे मर गया, ठीक है ना। तो ये 100% टारगेट के बावजूद भी एक्सीडेंट होते हैं, मेरा मतलब समझ गया ना। इसलिए हम 100% क्वेश्चंस में, मेरा बताने का मतलब है कि 100% हेलमेट है फिर भी एक्सीडेंट हो गया, और रीजन हेलमेट नहीं पहनना, अल्टीमेटली वही हुआ। तो यहां पर हमको गलती होगी और 90% मार्क्स मिलेंगे, 91, 92, 93 बेटर है। तो टारगेट हमको चाहिए 100 का, उसके बाद भी हम गलती करते हैं या होती है, ठीक है ना, क्योंकि 100% परफेक्ट होना आसान नहीं है। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस या इंस्पेक्टर आपको ग्रुप सेफ्टी कमेटी बनाने के लिए बोल सकता है, ठीक है, या माइन स्पेसिफाइड, जो लार्ज माइन है। एक सेफ्टी कमेटी एक दिन में पूरी माइन का इंस्पेक्शन नहीं कर सकती है, तो उस जगह पे सेक्शन कमेटी बनाते हैं। जैसे झांझरा माइन है ईसीएल में, उसके पास है, क्योंकि उसके पास 4 सेक्शन बड़े बड़े चलते हैं, लॉन्ग भी चलता है, कंटिन्यूस माइनर भी चलता है, ठीक है ना। तो वहां पे दो सेफ्टी कमेटी है उसके पास में, मेन तो वही रहेंगे, मैंने सेफ्टी ऑफिसर, लेकिन बाकी जो 5 मैनेजमेंट, हमारे यहाँ 5 मैनेजमेंट के 5 वर्कर के, वो 10 एक और बना के रख देंगे सेटअप, क्योंकि डब्ल्यू तो हम ला नहीं सकते ढेर सारे, सेफ्टी ऑफिसर भी नहीं ला सकते। तो ये 3 आदमियों को छोड़कर, डब्ल्यू, सेफ्टी ऑफिसर और मैनेजर, इनको छोड़कर 10 आदमी की एक टीम और बना देते हैं हम लोग सेक्शन के लिए, ठीक है। जैसे लॉन्ग वाल है, लॉन्ग वाल में क्या है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का आदमी ज्यादा भर देते हैं, हाइड्रोलिक का आदमी भर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करके बना सकते हैं, अब दोनों की मीटिंग कॉमन होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंस्टिट्यूट ग्रुप सेफ्टी। अब यहाँ पे क्या है ना, एक सेफ्टी कमेटी हमने कॉमन बना लिया, अलग अलग बना लिया, एक ग्रुप सेफ्टी कमेटी भी बना सकते हैं आप। आपके पास 2 माइन है, अब मैनेजर एक ही है भाई, सेफ्टी ऑफिसर भी एक ही है, और डब्ल्यू भी एक ही, तीनों है, तो इसके लिए अलग बना दीजिए, इसके लिए अलग। तो ये डब्ल्यू, मैनेजर
और एसओ, तीनों में कॉमन रहेंगे क्योंकि एक ही कंट्रोल में है, तो इसमें ग्रुप सेफ्टी कमेटी कहते हैं। अब ये सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये कौन लगा देगा? डीजीएमएस। डीजीएमएस मतलब इंस्पेक्टर, ठीक है। कोई कंडीशन लगाना तो लगा देगा। अम्बाड़ा में थी पहले, ये मोहन कॉलोनी में, जब मैं कनान में था तो मोहन कॉलोनी में 3 तो छोटी छोटी माइन चलती थी, ठीक है ना, 21-22 तूती और एक और कुछ था, यही तो बाजू में हमारे। आप लोगों को नहीं मालूम है, आप लोग यहाँ के नहीं है तो, ठीक है ना। तो कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमेटी, कंपोजिशन सेफ्टी कमेटी में क्या है? देखिए, मैनेजर चेयरमैन रहेगा, 5 ऑफिशियल या कॉम्पिटेंट पर्सन नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन। चेयरमैन कौन? मैनेजर। ये 5 आदमी को डाल सकता है। और यहाँ पे वर्कमैन है। वर्कमैन के लिए क्राइटेरिया है, वो ओवरमैन भी रख सकता है, फोरमैन भी रख सकता है, मजदूर भी रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। पर नॉर्मली यूनियन को बोला जाता है कि भैया नीचे लेवल के आदमी को रखो, आप ऊपर के लेवल के आदमी को रखने के लिए तो चेयरमैन को बोल ही दिया है, ठीक है ना। ये माइंसा को रख लेगा, ओवरमैन को रख लेगा, असिस्टेंट मैनेजर को रख लेगा, ऑफिशियल है ना। और कॉम्पिटेंट पर्सन में जो ऑथराइज्ड होते हैं, वाइंडिंग इंजन मैन हो गया, एलएसडी ऑपरेटर हो गया, ठीक है ना, इनको भी रख सकता है। अब वर्कमैन को रख दो भाई, डीलर रख दो, ड्रेसर रख दो, सपोर्ट वाली गैंग को रख दो। और डब्ल्यू आई आपके 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, मेन पावर पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये बोलता है कि यदि आपके पास सेफ्टी ऑफिसर ऑफिशियली जो मेन पावर को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, मेन पावर नहीं सॉरी, प्रोडक्शन को लेकर जो सेफ्टी ऑफिसर बनाना पड़ता है, उतना प्रोडक्शन ही नहीं है आपके पास। 400 टन की खदान है आपकी, मान लो महीने भर में आप 3000 टन प्रोडक्शन करते हैं, 2000 करते हैं, तो उसमें क्राइटेरिया में सेफ्टी ऑफिसर नहीं आता। ऐसे कंडीशन में मैनेजर से जो नीचे आदमी है, वो ऑफिशियल जो है, वो क्या करेगा? इसका आपका जो सेफ्टी ऑफिसर के बदले में सेक्रेटरी का काम करेगा। सेफ्टी ऑफिसर तो होना ही चाहिए, सेक्रेटरी यदि नहीं है और वहां पे नॉमिनेट नहीं है सेफ्टी ऑफिसर, साइज नहीं है, तो उसकी जगह नेक्स्ट टू मैनेजर जो भी आदमी होगा उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। सेक्रेटरी तो बनाना ही पड़ेगा बाबू। प्रोवाइडेड चेयरमैन बीच बीच में किसी ऑफिशियल्स को, कॉम्पिटेंट पर्सन को, वर्कमैन को किसी मीटिंग के लिए निमंत्रण दे सकता है, परमानेंट नहीं, ठीक है। एक नोटिस बोर्ड पे लगाएगा कि ये फलाना एलएसडी ऑपरेटर, ये डीलर, एक पंप खलासी, 3 आदमियों को हम इस सेफ्टी कमेटी के लिए इस डेट के लिए आमंत्रित करते हैं। वो कल सुबह 8 बजे हमारी सेफ्टी कमेटी को, सेफ्टी ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा। उसको बुला के बोल भी देते हैं, आएगा आपके साथ खदान जाएगा, मीटिंग अटेंड, बस ओनली वंस। दोबारा बुलाना है उसी आदमी को तो दोबारा निमंत्रण देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बाकी तो परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं। को ऑप्टेड का मतलब होता है उसी मीटिंग के लिए, ठीक है। मेंबर ऑफ सेफ्टी कमेटी 5 डे कंसिडर नेसेसरी, ठीक है। एस मतलब ये किसी एक दिन के लिए, एक ही पॉइंट है। कंसिडर नेसेसरी फॉर डे मतलब एक ही बार के लिए, हर बार कर सकता, हर मीटिंग में कर सकता, अलग अलग मेंबर चुन लो। ये आपको लगता है कि ये आदमी बहुत कॉम्पिटेंट है, हमारी सेफ्टी कमेटी का मेंबर होना चाहिए परमानेंट, के तो नहीं बना पाए, हमने नहीं बनाया या यूनियन ने नहीं बनाया, तब क्या करोगे? उसको बार बार लेटर दे दे के हर महीने सेफ्टी ऑफिसर दे देगा, माया का साइन करा के भैया इस बार तुम आ जाओ, फिर आ जाओ, फिर आ जाओ, फिर आ जाओ, मतलब साल भर तुम आते ही रहो, ठीक है। उससे क्या हमारा सेफ्टी कमेटी का स्टैंडर्ड बढ़ता है। यदि मैनेजमेंट को कोई आदमी कंपिटेंट दिखता है, नॉलेजेबल दिखता है, तो वो है। अब ये बोलता है कि मीटिंग करना में टू डिस्कस रेमेडियल मेजर्स, हमको रेमेडियल मेजर्स इसके अंदर में करने होंगे। किसके लिए? अनसेफ कंडीशन, खदान के अंदर अनसेफ कंडीशंस के लिए क्या रेमेडियल मेजर मतलब सुधार, क्या सुधार करने हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। दूसरा क्या बोलता है? अनसेफ प्रैक्टिस। एक तो कंडीशन हो गई, दूसरा हो गया अनसेफ प्रैक्टिस हो गया, इसके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। जैसे क्या होता है, आपका जो हेलमेट है हमारा, ये हेलमेट, तो आदमी जब पहनता है इसको, यहाँ पे खोपड़ा सीट चला गया, उसका यहाँ पे ये ऐसा गर्दन है, तो अब ये हेलमेट जो है, हेलमेट में एक स्ट्रिप्स होती है, वो अनसेफ
प्रैक्टिस है ये, हेलमेट लगाया सिर में और चल दिए, जबकि कंपल्सरी है कि ये इस पट्टी को हमको इसके नीचे से लगाना पड़ेगा, ऐसे फंसाना पड़ेगा दाढ़ी के नीचे, ये दैट इज अ लॉ, है ना। तो कोई नहीं लगा रहा, तो ये हमसे प्रैक्टिस हो गई कि कल कुछ होगा या दौड़ने के टाइम दौड़ेगा मान लो किसी इमरजेंसी में, तो इसका हेलमेट तो सिर से गिर जाएगा। तब इसको क्या है, ये प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करना, और क्या करना, रेमेडियल मेजर कंपल्सरी कर देना कि आपका मेन राइडिंग में या खदान के अंदर घुसने का टाइम उसको चेक किया जाएगा और उसका स्ट्रिप्स लगवाया जाएगा, लगा के जाओ, आने का टाइम दिखना चाहिए। खदान में भी ओवरमैन सरदार जब खदान में जाएंगे तो हर आदमी का स्ट्रिप लगा हुआ दिखना चाहिए, ठीक है, दैट इज अ कंपल्सरी। हमारा माइंड में ये कंपल्सरी है 100%, इसको आप नहीं कर सकते, बहुत मेहनत लगती है इसमें, बहुत सिस्टम बनाना पड़ता है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो है, पर है प्राइवेट माइंस हैं, इसमें ज्यादा कानून कायदा जल्दी पालन हो जाता है WCL या कोल इंडिया की अपेक्षा, ठीक है ना। तो एज आप पॉइंटेड आउट ऑफ द WI रिपोर्ट, अब इसका नाम है WI की जो रिपोर्ट है उसको आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा, जो दिया ना 8, 10 ठो 15 ठो 20 ठो पॉइंट, उसके ऊपर डिस्कस करो, और उसमें कोई डिस्कस करना है मैनेजर को तो पॉइंट को रखेगा वो, ठीक है ना। और जो भी पॉइंट है वो सेफ्टी कमेटी की नजर में लाना पड़ेगा, मतलब सेफ्टी या बस वो पॉइंट को पढ़ेगा और वहां बताएगा, उसके अंदर कोई डिस्कस करना होगा सेफ्टी कमेटी मेंबर को तो डिस्कस भी किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन, मतलब ये सब पॉइंट के ऊपर हमको रिकमेंडेशन बनाना पड़ेगा, जैसे ये रेमेडियल मेजर कि यहाँ पे ये पॉइंट बनाया हमने, ये कंडीशन दिया, स्टेज पकड़ना। अब रिकमेंडेशन क्या है कि इसको हमको लगाना है और इसको कैसे लागू किया जाएगा, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फिक्स करनी पड़ेगी, तब तो लागू होगा, ठीक है ना। ये हो गया। टू कंसीडर, कोई नया डिस्ट्रिक्ट चालू करना है आपको, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कमीशनिंग करना है और कोई नया माइनिंग टेक्निक लाना है, तब भी ये मीटिंग में इस बात को उठाना पड़ेगा। जैसे बोर्ड एंड पिल्लर की माइन है, हम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते, कल हम कंटिन्यूस माइनर लगाते, ठीक है, या हमने डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट कर लिया, अब हम उसको डिप्लेरिंग करना चाहते हैं, है ना, तो नया डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा, पहले डेवलपमेंट का था अब डिप्लेरिंग का हो गया। या कोई नया पैनल आप खोलना चाहते हैं, रीओपनिंग करना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रपोज सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर, इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे, ठीक है। रिलेटेड कोड ऑफ प्रैक्टिस, इसके अंदर कोड ऑफ प्रैक्टिस भी बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग नॉर्मली SOP और कोड ऑफ प्रैक्टिस दोनों में अंतर है, मैं बता दूंगा अभी जब आएगा इसका नंबर, ये दोनों अलग है। कोड ऑफ प्रैक्टिस अभी बता देता हूं मैं, कोड ऑफ प्रैक्टिस और SOP में दोनों में अंतर है। सेफ ऑपरेटिंग प्रैक्टिस ये होती है पर्सन के लिए और ये होती है सिस्टम के लिए। यहां पे आदमी, जैसे मैं बता देता हूं, कंटिन्यूस माइनर बड़ा, अभी आज के डेट में बड़ा मार्केट है कंटिन्यूस माइनर का। ये मशीन है, इसको चलाने के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा आपको, कोड ऑफ प्रैक्टिस, कहां मशीन जाएगी, कैसे कटिंग करेगी, कहां खड़ी होगी, ठीक है ना। ये हो गया मशीन का सिस्टम, कब इसका मेंटेनेंस होगा, कब इसका टीथ बदला जाएगा, कब ऑयल बदला जाएगा, है ना, कब सफाई की जाएगी, ठीक है, रोड कैसी होगी, ये होगा कंटिन्यूस माइनर। केबल कहाँ रखा जाएगा, कौन जवाबदार होगा, तो ये हो गया कोड ऑफ प्रैक्टिस, मतलब मशीन चलाने के नियम, मशीन के लिए नियम, है ना। अब यहाँ SOP है, वो बनेगी ऑपरेटर के लिए, जो ऑपरेटर होगा उसकी SOP बनेगी, इसका हेल्पर यदि आप रखते हो तो उसके हेल्पर के लिए बनेगी, उसका मेंटेनेंस स्टाफ जो है, मेंटेनेंस स्टाफ कि शिफ्ट के शुरू में आप क्या क्या चेक करोगे, ऑयल चेक करोगे, और इसी के साथ में इंस्ट्रक्शंस इशू होंगे। SOP जो है वो सुपरवाइजर के लिए भी होगी। यहाँ एक सुपरवाइजर गवर्नमेंट सरदार तो है ही है, बट आप प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर भी होता है। और आजकल हम क्या कर रहे हैं, MDO, ये भी बता दूंगा, इसमें 3-4 सिस्टम है MDO में, ठीक है, ये भी तो MDO जो है
एमडीओ में जब भी कोई मशीन ये करते हैं तो एमडीओ जो होता है मतलब ठेकेदार, बड़ा ठेकेदार, वो अपना सुपरवाइजर खुद रखता है प्रोडक्शन के लिए, मशीन के लिए, तो उसका भी एसओपी होना चाहिए। गवर्नमेंट सरकार का तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, उसको एसओपी की जरूरत नहीं पड़ती। समझ गए? तो ये चीज है आपके पास में, दोनों चीज में डिफरेंस है। ये सिस्टम के लिए है, ये लिख दिया मैंने, और एसओपी फॉर द पर्सन, आदमी के लिए। ऑपरेटर हो सकता है ना, मोस्टली ऑपरेटर ही होगा, आपको ना हेल्पर होगा, मेंटेनेंस स्टाफ होगा, केबल हैंडलिंग के लिए आदमी होंगे, उसका एसओपी होगा, बहुत सारी चीजें। ठीक है ना? एसडीएल है, एसडीएल में हेल्पर है, हैंड ग्लोव्स पहनेगा, कीचड़ में हाथ नहीं लगाएगा, फलाना करेगा, जूता पहनेगा, ढेर सारी कहानी है। ठीक है? केबल को कटने से बचाएगा। पर मशीन के लिए क्या कोड ऑफ प्रैक्टिस अलग बनेगा। ठीक है? समझ गया? मेरे को लगता नहीं समझ में आएगा तो एक बार मैं और समझा दूंगा, लास्ट में पूछ लेना, नहीं समझ में आएगा तो मैं और बता दूंगा। ठीक है? यहाँ पे इसके लिए अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस बनाना पड़ेगा। किसके लिए? कोड ऑफ प्रैक्टिस के। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, नया डिस्ट्रिक्ट, नया मशीन, इंट्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिप्लेयरिंग करेंगे कंटिन्यूअस माइनर से। इसके लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस बनेगा भाई साहब, कि पिल्लर को हम 2 टुकड़े में काटेंगे, उसकी चौड़ाई इतनी होगी, हाइट इतनी होगी, फिर स्लाइस ये वाला लेंगे, फिर स्लाइस वो वाला लेंगे, उसकी नंबरिंग डलेगी। मतलब कोड ऑफ प्रैक्टिस ये बनेगी, हम कैसे कैसे इसको कटिंग करके बाहर निकालेंगे डिप्लेयरिंग के टाइम, कहाँ कहाँ सपोर्ट करेंगे। कोड ऑफ प्रैक्टिस पर पूरी माइंस चलती है, और चलाने वाला जो आदमी होता है माइंस को, उसके लिए एसओपी बनती है। अब समझ गए होगे बिल्कुल। ठीक है? फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट सेफ्टी कैंपेन। कंपनी मतलब सेफ्टी का प्रचार प्रसार, कंपेन का मतलब होता है प्रचार प्रसार, हल्ला गुल्ला करना। ठीक है? जैसे सेफ्टी टॉक करना, पोस्टर लगाना, बैनर लगाना, इस टाइप का जो है सेफ्टी प्रचार होना चाहिए, बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द एक्सीडेंट्स। ठीक है? एक्सीडेंट के ऊपर में प्रचार प्रसार होना चाहिए। बहुत सारी जगह होता है। ठीक है? हम लोग के माइंड में भी होता रहता है, ये सब कोई बड़ा चीज नहीं है, पर करना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है इसको। ठीक है? मीट वंस इन 30 days। यहाँ हर महीने में एक बार मीटिंग, ये बात ध्यान रखना, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। हर महीने सेफ्टी कमेटी की मीटिंग होना चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी। हम 30 दिन में एक बार मीटिंग करेंगे। हमने 31 जनवरी को मीटिंग किया है, मान लो। अब यहाँ पे 30 दिन कब होगा? 28 की फरवरी है हमारी। ठीक है? तो 30 दिन तो हमारा 2 तारीख को होगा ना, 2 मार्च को। नॉट नेसेसरी कि हम फरवरी में मीटिंग करेंगे। समझ में आया? हम मार्च में भी कर सकते हैं, और जहां पे 30 दिन से कम पड़ गया तो 1 महीने में 2 भी हो सकती है। पर नॉर्मली मैनेजमेंट इतनी बड़ी गलती नहीं करता है, हर महीने एक मीटिंग रखता है, क्योंकि यहाँ से डेटा जाता है कि साल भर में आपने कितनी मीटिंग की। 12 तो करनी पड़ेगा आपको, है ना, 30 दिन के हिसाब से। तो 31 जनवरी फालतू में लफड़ा नहीं पालता कोई, कौन जवाब देगा? ठीक है? और आगे जाके जब 2 मार्च को करोगे तो उधर फिर 1 अप्रैल को हो जाएगा, फिर उधर जाके सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बीच में 15-20 तारीख को करते हैं, जो 30 दिन में काम चलता रहता है। ठीक है? पर याद रखना, हर महीने एक मीटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, वंस इन 30 days है, साफ साफ बता दे रहा हूं। ये सब एग्जाम के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब क्वेश्चन घुमा के आता है तो तकलीफ होती है। मैटर प्लेस सेफ्टी कमेटी, ये तो ठीक है, ये सेफ्टी कमेटी के सामने जो भी मैटर होगा वो रखना पड़ेगा और रिकमेंडेशंस बनाना पड़ेगा। फिर ये फोरम ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब है कि जैसे हमने क्या किया कि हमने बोला कि स्ट्रिप्स लगाना चाहिए, किसमें? हेलमेट में, नीचे में। ये सेफ्टी कमेटी का हर मेंबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दो कि भैया आप खदान जाओगे तो सबको देखोगे, और नहीं है तो आप बोलोगे लगाओ। एक्शन कुछ नहीं लेगा वो, मैं सरदार तो खदान से भगा भी सकता उसको, स्ट्रिप नहीं लगाया करके, मैं या सस्पेंड भी कर सकता, किंतु सेफ्टी कमेटी उसको कंपेन करेगा। कंपेन मतलब 50 पैसा करेगा भैया, उसमें एक्शन नहीं होती है, अरे लगा ले भाई, तेरे सिर का खामोश है। ठीक है ना? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
करेक्ट। उसको समझाना पड़ता है कि भैया इस सिर के ऊपर जो बाधा गिरेगा ना वो तेरे सिर पे गिरेगा, तो तेरे को सिर में चोट लगेगी और हेलमेट उछट के चला गया तो सिर फटेगा, या गिर गया तो सिर में चोट लगेगी, हेलमेट कहीं और चला जाएगा। इसलिए उसको समझाना पड़ेगा और आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। हर आदमी को जो हेलमेट में पट्टी नहीं लगा रहा है उसको समझाना पड़ेगा। एक तरीका है, मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं समझाने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन WI का है, सेम यहाँ पे भी है। 15 दिन के अंदर में रिसीट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सेफ्टी कमेटी इंडिकेट टू द सेक्रेटरी, मतलब सेक्रेटरी के द्वारा जब इसको मिलेगा ऑनर एजेंट मैनेजर को, ठीक है, तो 15 दिन में सेफ्टी कमेटी का सेक्रेटरी को, SC मतलब सेफ्टी कमेटी है, ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं SC, सेफ्टी कमेटी को के सेक्रेटरी कौन है हमारा, सेफ्टी ऑफिसर है। सेफ्टी ऑफिसर को आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्या एक्शन लिया है और इम्प्लीमेंटेशन करने का रिकमेंडेशंस क्या है, ठीक है, ये बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका अंदर बहुत सारे गाइडलाइंस हैं कि नोटिस बोर्ड पे लगाना पड़ेगा सेफ्टी कमेटी के रिकमेंडेशंस को, ठीक है ना। अब सजेशन कुछ कुछ है इसके अंदर। अभी तो जो नया रूल आ गया है, आने वाला है, उसमें 2 साल के लिए कर दिया सेफ्टी कमेटी को, ठीक है ना। अभी कुछ नहीं है, भूल जाओ उसको, मैं बता रहा हूं, मैंने तो पढ़ लिया पूरा। तो सजेशन फॉर सेफ्टी कमेटी बाय वेरियस रिकमेंडेशंस। देखिए अभी जो रूल आया है ना, वो रूल में 3 चीज एक साथ है, मतलब ड्राफ्ट माइंस रूल, रेस्क्यू रूल और VT रूल, ये तीनों एक ही रूल के अंदर घुसा दिया उसने। ये 2 किताब अब नहीं आएगी, ठीक है ना। अभी आया नहीं है गजट नोटिफिकेशन का, सिर्फ ओनली ड्राफ्ट आया है। इसके बाद अभी ड्राफ्ट को टाइम है खत्म होने को, क्योंकि जनवरी में आया है, ये बहुत ज्यादा नहीं, 28 जनवरी को निकला है, तो ये 45 दिन का टाइम है। उसके बाद में सजेशंस जाएंगे लोगों के, फिर गवर्नमेंट कंपाइल करेगी, फिर उसको फिर पुटअप करेगी गवर्नमेंट को, उसके बाद में वो बाहर निकलेगा साइन होके, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है अभी बहुत टाइम है इसके लिए, इसको अभी हमको सोचना नहीं है, और ना एग्जाम में आएगा। पर हाँ OSH कोड आएगा, ये बात ध्यान रखना, OSH WC कोड 2020। 2020 की कहानी भी मैं समझाऊंगा जब पढ़ाऊंगा, तो ये 2020 क्यों बोल रहे हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसके अंदर में भी एक बड़ी कहानी है, ठीक है, मालूम होना चाहिए हमको, क्योंकि राष्ट्रपति का साइन होके निकला है, वो चीज हमको पता होना चाहिए। अब ये बोलता है 8 सेफ्टी कमेटी, 8 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं हम लोग नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। ट्रेनिंग टू सेफ्टी कमेटी मेंबर, इसको ट्रेनिंग 1 हफ्ते की होना चाहिए, ठीक है, और लोकल कंडीशंस के हिसाब से, कंडीशन ऑफ वर्क के हिसाब से इसको करना पड़ेगा। माइंड लेवल पे जाकर ट्रेनिंग देना पड़ेगा, कुल मिला के BTC में बुला के नहीं दे सकते। 10 खदान के आदमी को बुलाओगे क्या फायदा, ठीक है ना। अभी कल्चर भी चेंज हो रहा है, आपको BTC माइंड के लेवल पे बनाने की बात चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, हो सकता है कि अभी नया रूल में आ जाए, वो ग्रुप सेफ्टी कमेटी सब बंद होने वाली है। होगी नहीं होगी मुझे नहीं मालूम, किंतु सजेशन जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ने अभी रिकमेंड नहीं किया है VT रूल में, किंतु सजेशन जा रहे हैं कि माइंड लेवल पे एक छोटा BT सेंटर बनाओ, वहीं आप ट्रेनिंग दो अपने माइंड वालों को, जबरन बाहर भेज के मत कराओ। अलग अलग माइंड का आता, कोई कंटिन्यूस माइंड का माइंड का आ जाएगा, कोई लॉन्ग का जाएगा, कोई साला बिल्चे टोकनी वाला आ जाएगा, किसको क्या पढ़ाओगे आप, ठीक है ना। इसलिए बोलता है कि माइंड पे ही होना चाहिए, माइंड का, उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है सेफ्टी का। पार्टिसिपेट बाय अदर ऑफिसर, साल में एक बार कम से कम सीनियर ऑफिसर मैनेजमेंट कोई मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, और सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर को भी करनी। इनको बुलाओ या मत बुलाओ, वो यदि आते हैं तो आपको बैठाना पड़ेगा। जैसे मतलब आपका GM आ गया एरिया का, तो भगा दोगे क्या, या एरिया का कोई यूनियन लीडर आ गया,
उसको बैठाना पड़ेगा, या आपको बुलाना तो बुला भी सकते हो, कम से कम 1-2 बार आदमी आना चाहिए ताकि आपके फंक्शंस को देखे, कुछ सजेशन दे, है ना। 9 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, इसको ऐसा लिखे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सेफ्टी कॉन्फ्रेंस यहाँ और 10 सेफ्टी कमेटी है, ये नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 9 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। अभी तक हमारी कितनी सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है? 12 नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, 12th हो चुकी है ना, और 13वीं की तैयारी चल रही है, क्योंकि अभी डेट नहीं है, कुछ भी चल रहा है, लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना। 2000 में आया था जनवरी में, तब से अभी तक तो नहीं आया, 6 साल हो गया। 13 नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, अभी कोई भी सुबुगाहट भी ठीक ठाक से नहीं है। काम तो इनका साल भर चलते रहता है, कमेटी बनी रहती है, करते रहते हैं काम धंधा, बट अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है। ये बोलता है कि लार्ज माइंड के अंदर में सेक्शन और डिपार्टमेंटल सेफ्टी कमेटी होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था, है ना, स्पेसिफाइड एरिया ऑफ ऑपरेशन, और इसका बोलता है कि 2 साल का टेन्योर होना। अभी क्या है,